स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पूरा 3D एनिमेशन से एक एक पॉइंट को बहुत ही क्लियर करके, कैसे करंट फ्लो करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, कैसे कोई अपना हीटिंग इफेक्ट दिखाता है जब करंट उसमें से पास होता है। तो बने रहिए वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका क्रिस्टल क्लियर। तो A to Z आपके पॉइंट में यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। बस आप वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखते चले जाना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाई है। पूरी वीडियो को देखना और आपको सब क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले बात करेंगे चार्ज की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। बच्चों, ये सभी छोटी क्लास से आप जानते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर इज नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये कैसे पता चला कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? तो हमारे साइंटिस्टों ने क्या किया, व्हेन ए ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ। ये याद रखना, एमसीक्यूज में आता है बोर्ड में, बहुत ध्यान से इसका वीडियो भी देखेंगे कैसे होता है। व्हेन ए ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ देन चार्ज एक्वायर्ड अ पॉजिटिव चार्ज। किसके ऊपर? ग्लास रोड के ऊपर। ये ध्यान रखना, यहाँ पे चार्ज किस पे आया? इस ग्लास रोड के ऊपर। जब हमने सिल्क क्लॉथ को ग्लास रोड से रब किया तो ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज आया? वो हुआ पॉजिटिव चार्ज। उसका नाम दिया इन्होंने पॉजिटिव चार्ज। दूसरा एबेनॉइट, ये दूसरा एक मेटल है। व्हेन एबेनॉइट रोड रब्ड विद वुलन क्लॉथ, ठीक है, यहाँ पे एबेनॉइट रोड को रब किया वुलन क्लॉथ से, देन एबेनॉइट रोड के ऊपर जो चार्ज आया वो कैसा था? नेगेटिव चार्ज। उसको नाम दिया गया। ये देखिए, इसमें फोटो देखते हैं और उसके बाद इसका वीडियो देखते हैं कैसे ये होता है। ये हमारा हमने एक्सपेरिमेंट किया, ग्लास रोड को हमने रब किया ये सिल्क के क्लॉथ से। दोनों में चार्ज है पहले, ठीक है। तो अब जब इसको हमने रब किया तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो इसके ऊपर आ गया, पूरा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। देखो, इसको हम रब कर रहे हैं तो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड के ऊपर आ गया और जो नेगेटिव था वो सब इसमें चला गया, ठीक है। तो ग्लास रोड के ऊपर जो चार्ज आया उसे इन्होंने बोला ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नाम दे दिया इसको पॉजिटिव। दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट किया, ये एबेनॉइट रोड को, एबेनॉइट रोड शुरू में दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब इसको वुलन क्लॉथ से हमने रब किया, ठीक है, वुलन क्लॉथ से जब इनको आपस में ऐसे रब किया तो बाद में जो एबेनॉइट रोड है इसके ऊपर जो चार्ज आया वो कैसा चार्ज था? वो था नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये जो बचा हुआ वो अपना इसमें वुलन क्लॉथ में चला गया। तो हम रोड के ऊपर चार्ज देख रहे हैं। यहाँ से हमने बोला पॉजिटिव चार्ज आया ग्लास रोड पे और नेगेटिव चार्ज आया एबेनॉइट रोड पे। इस तरीके से दो तरह के चार्ज का नाम दिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। अब इसको देखते हैं वीडियो में कैसे होता है ये। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जैसे ही ग्लास रोड को हमने सिल्क क्लॉथ से रब किया, ये देखिए ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये एबेनॉइट रोड को जब हमने वुलन क्लॉथ से रब किया तो एबेनॉइट रोड के ऊपर जो चार्ज आया वो नेगेटिव चार्ज आया। आई होप इट इज अंडरस्टैंड। अब हम आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या रूल है, कैसे चार्ज फ्लो करता है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये सबको पता है, ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है इसमें, छोटा हो या बड़ा हो। अनलाइक चार्ज, मतलब जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। एंड जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं, ठीक है। अब चार्ज को नापने का जो यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को हम जैसे वेट को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में नापते हैं, ऐसे चार्ज को नापने का जो यूनिट है, एसआई यूनिट, वो है कूलम्ब, ठीक है। कूलम्ब एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसके नाम पे इसका नाम रखा है। एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम होता है बच्चों, जिसमें सारी चीज़ें जैसे एमकेएस, ये एक आपका एसआई सिस्टम है, ठीक है। इसमें अगर आपको मास नापना है, लेंथ नापनी है तो मीटर में, अगर वेट नापना है मास तो किलोग्राम में, और टाइम नापना है तो इसमें सेकेंड में रहेगा। ये एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम जो है आपका इंटरनेशनल सिस्टम, एमकेएस उसी का पार्ट है, ठीक है। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज हो गई आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम्ब, ये याद रखना है। देखिए, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव ये हम समझ चुके हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और ये आपको याद होना चाहिए, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। और इतना ही चार्ज होता है बच्चों एक प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को इसीलिए अपने चारों तरफ न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और वो डिफरेंट शेल में इलेक्ट्रॉन को इसीलिए मूव करा देता है, ठीक है। बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं हम। अगर हमें बात करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूइंग ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं,
ये अगर हमें चार्ज का पता करना है तो हमें ये तो पता ही चल गया है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। ठीक है, मैं इसके साथ इंटू 1 कर देता हूँ और ये जो 1c है यही मुझे निकालना है, तो इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ और इस पूरी कैलकुलेशन को उठा के डिवाइड में ले आता हूँ। तो यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि 1 डिवाइडेड बाई, जब ये पूरा वैल्यू नीचे आएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, और ये किसके बराबर हुए, 1c यानी कि 1 कूलाम चार्ज में। अब बच्चों एक्सपोनेंट का रूल है कि जो माइनस पावर है इसको ऊपर ले जाइए, तो जब हम इसको ऊपर ले जाके सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1/1.6, इस पॉइंट को भी हटा के मैं ऊपर 0 लगा रहा हूँ, इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन किसमें, 1 कूलाम ऑफ चार्ज में। अब बच्चों मैं यहाँ से एक वैल्यू को ले रहा हूँ, इसमें से एक पावर को कम करके यहाँ पे मैं 100 कर रहा हूँ, जिससे मेरा ये डिवाइड हो जाएगा 16 और 10 की पावर अब बचा 18, क्योंकि मैंने एक पावर को, जो 10 इसमें से एक पावर है उसको यहाँ 100 बना दिया है। अब जब 16 से 100 को बच्चों डिवाइड करते हैं तो 1 कूलाम जो चार्ज है उसमें आता है वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये MCQs में कई बार बोर्ड में पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है बच्चों, कंडक्टर वो होते हैं जिसमें करंट आसानी से फ्लो कर जाता है, और इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं करता है। तो कंडक्टर आर सब्सटेंस दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम इज नोन एज कंडक्टर। जैसे कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर, आयरन, ये सब क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर क्या होते हैं बच्चों, वो सब्सटेंस, वो मेटल या वो नॉन मेटल, इंसुलेटर जनरली नॉन मेटल ही होते हैं, विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। जैसे रबड़, प्लास्टिक, इसीलिए आपने देखा होगा जो वायर है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की, रबड़ की होती है, जिससे हमें करंट ना लग जाए, और जो अंदर की वायर है वो मेटल की होती है, एल्युमिनियम या फिर आपका दूसरा कॉपर और आयरन, जिससे उसमें करंट इजीली फ्लो हो सके। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनमें करंट फ्लो करता कैसे है। ठीक है, तो ये सबका जो रीज़न है बच्चों वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। एक वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे करंट उसमें फ्लो करता है। इसका रीज़न है फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही करंट को लेके जाते हैं। तो जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, करंट को आगे लेके चलते हैं। लेट्स टेक अ लुक। तो किसी भी वायर में जब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जनरली मेटल्स में ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन देखिए फ्री जो मूवमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन का, जैसे वाटर प्रेशर की तरह से फ्रॉम लोअर पॉइंट टू हायर पॉइंट फ्लो करता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। जो भी हमारी मेटल वायर है, देखिए इसमें जो अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जैसे करंट इनमें फ्लो होता है, ये अपने साथ चार्ज को लेके फ्लो करते हैं। जबकि ये देखिए जब करंट लगाया तो वो फ्लो करने लगे। इन द अदर हैंड नॉन मेटल, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं, तो उनमें अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस पावर लगाओगे भी तो कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के भागने का, इलेक्ट्रॉन के चलने का जो प्रेशर है, फ्लो है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कहते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो कर रहा है। रेट मतलब टाइम, कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टिंग वायर से मूव कर रहे हैं, वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये याद रखिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये कहाँ होता है बच्चों, कंडक्टर में ही होता है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। जब इलेक्ट्रिक करंट की हम बात कर रहे हैं तो इसका एसआई यूनिट का भी बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट है जिसमें इसको नापते हैं चार्ज को, वो होता है बच्चों एम्पियर, और इसे हम कैपिटल लेटर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 एम्पियर, अगर हम बात करें कि 1 एम्पियर कितना चार्ज है, तो इस 1 एम्पियर को समझने के लिए सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला है, अभी हमने पढ़ा कि फ्लो ऑफ चार्ज,
चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब के आई मतलब करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू मतलब चार्ज, क्यू मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, टी मीन्स टाइम, मीन्स एक सेकेंड में। अब जैसे हम बात करने वाले ना 1 एम्पियर की डेफिनेशन, तो फार्मूले से ही डेफिनेशन बन जाती है। देखो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई मतलब करंट एम्पियर में, तो ये 1 एम्पियर कब होगा, अगर आपका बच्चों ये जो चार्ज है ये 1 कूलाम हो जाए और टाइम 1 सेकेंड रहे, तो 1 बाई 1 1 ही आएगा ना, तो ये 1 एम्पियर हो गया, बस इसी से डेफिनेशन बन जाएगी। तो 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर है करंट व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, देन उसे हम बोलेंगे 1 एम्पियर का करंट। ठीक है, फार्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। होप इट इज क्लियर। तो आगे चलेंगे टॉपिक में। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा एम्पियर हम बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं, कि इसे नापते कैसे हैं। अमीटर इसका जो इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, अमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट को नापना है तो उसे किससे नापते हैं, ये है हमारा अमीटर। ठीक है, ये ऐसा अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो इसे यहाँ पे आप देखिए, इस तरीके से अमीटर होता है। अब बात आती है अमीटर को एक बार वीडियो में देख लेते हैं, फिर इसको कैसे हम कनेक्ट करते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। तो ये अमीटर होता है बच्चों, सबके घर में लगा हुआ होता है, जो बिजली का बिल हम लेने वाले आते हैं, जो भी करंट नाप के, वो इसी तरीके का मीटर है। देखो ये ब्लिंक कर रहा है और इसमें जो करंट है वो मेजर किया जा रहा है, ये किलोवाट आवर में। तो बच्चों अमीटर को देखने के बाद अब हम बात करते हैं कि इसको कनेक्ट कैसे करें। ऐसे ही नहीं है कि आपने बस उसे कैसे भी कनेक्ट कर दिया, कनेक्शन बहुत जरूरी है, करंट है तो कनेक्शन है भाई। तो हाउ टू कनेक्ट एन अमीटर, अमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं बच्चों, याद रखना, ये एमसीक्यूज में भी बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एन अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, सीरीज सर्किट में उसको जोड़ा जाता है। सीरीज क्या होता है, जैसे हमने क्या लिया, ये सेल, ठीक है, ये सेल है, यहाँ से करंट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से निकलती है। तो ये जो करंट निकल के जा रही है बच्चों, देखो ये करंट जा रही है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो अमीटर के। ठीक है, तो इधर से करंट आया, फिर वो करंट अमीटर में गया, देखो पॉजिटिव टर्मिनल से अमीटर के अंदर यूज हुआ, यूज हुआ, यूज हुआ, यूज होके वो उसके नेगेटिव टर्मिनल से निकला और फिर वापस यहाँ बल्ब में गया। तो एक बात सोचो, जो करंट निकल रहा था वो पहले अमीटर ने नाप लिया, कितना करंट है उसे अमीटर ने नाप लिया और फिर वो बल्ब में गया। तो हम क्या कर सकते हैं, करंट को नाप सकते हैं, कितना करंट बल्ब यूज कर रहा है। ध्यान रहे इसको जोड़ते हम सीरीज में हैं। ठीक है, उसके बाद करंट बल्ब में जाएगा और फिर ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो जल्दी से अगर समझ में आया तो कमेंट करके बताओ, अमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं या पैरेलल में। ठीक है, अब दूसरी बात बच्चों ये है कि अमीटर, ये पॉजिटिव टर्मिनल मैंने बता दिया आपको कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल को ही हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल को हमेशा अमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से ही जोड़ना चाहिए, इससे कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होता है सर्किट में। अब दूसरी बात आती है, वो ये बता रहा है हमारा रीजन क्या है, रीजन सीरीज कनेक्शन, द सेम करंट फ्लो थ्रू द अमीटर एंड द सर्किट। जितना बल्ब को करंट चाहिए उतना ही करंट अमीटर से निकलना चाहिए ना, हमें पता तो चले कितना एक्चुअल करंट यूज हो रहा है। तो जब उसमें से निकल के जाएगा सारा करंट तो पता चल जाएगा कि वो कितना करंट को यूज कर रहा है, कितना करंट ले रहा है कोई इंस्ट्रूमेंट, इसीलिए उसे सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक बात और है, अच्छा बच्चों यहाँ पे जो अमीटर होता है उसका जो रजिस्टेंस होता है, उसका जो रजिस्टेंस होता है वो बहुत क्या होता है, लो रजिस्टेंस होता है। रजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, करंट को ले जाने की रुकावट। अब रजिस्टेंस का काम, इसका जो अमीटर है इसका काम क्या है, इसका काम है करंट को नापना। तो अगर इसी में सबसे ज़्यादा रुकावट हो गई तो करंट इसके अंदर से निकलेगा ही नहीं। तो याद रखना इसका रजिस्टेंस बहुत लो होता है, इसका काम है पूरी करंट जो भी सर्किट में जा रही है वो सारी करंट ये नाप सके। तो इसीलिए अमीटर का जो रजिस्टेंस है वो बहुत लो होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, प्रेशर होता है, इसी प्रेशर की वजह से करंट सर्किट में फ्लो करता है। देखो ध्यान दो, मैं तुम्हें एक टंकी का एग्जांपल देके समझाता हूँ, उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा। 2 टैंक हैं, ये यहाँ पे एक पहले पिक्चर देखो, 2 टैंक हैं,
इन दोनों टैंक में क्या हो रहा है, जो ऊपर वाले टैंक है बच्चों, इन दोनों टैंक में वाटर का जो लेवल है वो एकदम सेम है, ठीक है। तो अब मैंने इनको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो सीधी सी बात है, अगर मैं इनको ओपन करूँ तो क्या एक टैंक से दूसरे टैंक में वाटर जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है, एंड यू आर राइट, क्योंकि दोनों ही टैंक में वाटर का जो लेवल है वो सेम है। तो कैसे करंट फ्लो करेगा? अब दूसरे टैंक में देखो, टैंक ए में वाटर का जो प्रेशर है, मतलब वाटर ज़्यादा हाई लेवल पे भरा हुआ है, और टैंक बी में वाटर कम लेवल तक भरा हुआ है। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ें और टैप को ओपन करें तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कि हाँ सर, इस केस में जो बड़ा वाला टैंक है जिसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ है, उसमें से पानी छोटे वाले टैंक में जरूर जाएगा। तो ये ऐसा हुआ कैसे बच्चों? ये होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। जो पानी से भरा हुआ टैंक है जिसमें ज़्यादा पानी है उसमें ज़्यादा प्रेशर है, और जिसमें कम पानी है या बिल्कुल पानी नहीं है उसमें लो प्रेशर है। तो हमेशा वाटर का फ्लो क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, ठीक है। इसी तरीके से करंट वायर में फ्लो करता है, एक तरफ हाई प्रेशर होता है, एक तरफ लो प्रेशर होता है। तो हमेशा करंट बच्चों हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलता है, और ये जो प्रेशर है इस प्रेशर की वजह से ही करंट फ्लो करता है। तो ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा फ्लो करेगा करंट। अब ये जो करंट है ना, इसे वाटर से समझो। देखो, वाटर जो फ्लो कर रहा है वो करंट है, और उस वाटर का जो प्रेशर है, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। गेटिंग माय पॉइंट? जो वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर है करंट, उस वाटर का जो प्रेशर है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। और वाटर की जो एक ड्रॉप है, उस एक ड्रॉप को हम इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं। जब वो ड्रॉप कंटिन्यूसली फ्लो करने लगती है, जैसे हमने टैप को ओपन किया तो पहले ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, एक ड्रॉप है जो अभी गिरी नहीं पर उसमें वो दिख रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन है। अब जब हमने उस टैप को ओपन किया, ठीक है, तो वो वाटर क्या हुआ, कंटिन्यूसली फ्लो करने लगा। तो वो क्या हुआ, टैप खोलने से प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने से करंट फ्लो किया। वो जो वाटर है उसी को करंट समझो, ठीक है। अब इसका एक वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के हमें और क्लियर। तो जरा ध्यान से समझिए बच्चों, ये देखिए दो टैंक है जिसमें वाटर लेवल एकदम इक्वल है, तो कहीं से भी वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, दोनों टैंक में सेम है। बट जैसे ही प्रेशर डिफरेंस हुआ, ये देखो अपने आप पानी हाई से लो की तरफ फ्लो करने लगता है। तो ये रूल है, ये नेचुरली रूल है, हाई से लो की तरफ फ्लो करना, ठीक है। ये टैंक में देखिए जिसमें नीचे वाटर है, जैसे ही हम इस टैप को ओपन करेंगे अपने आप हाई से लो की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये वाटर के केस में हमने समझा कि हाई से लो की तरफ। बिल्कुल बच्चों, यही कॉन्सेप्ट यूज होता है जब हम करंट को फ्लो कराते हैं किसी सर्किट में। ये देखिए, एक पॉइंट पे वायर के जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे, एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, इलेक्ट्रॉन सब एक टर्मिनल पे हैं, और जैसे हम उसमें करंट फ्लो कराते हैं वो हाई से लो की तरफ भागने लगते हैं। ये देखिए, आप बहुत ध्यान से इस वीडियो में क्लियरली इस चीज़ को देख सकते हो। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूव हो रहा है, यही कारण है कि सर्किट में करंट फ्लो करता है। आई होप अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस वही करंट। तो बच्चों, अब हमने समझ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन to moving a unit positive charge from one point to another in an electric circuit। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में जो वर्क होता है उसी को कहते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप याद कर सकते हो, दोनों ही एकदम सही डेफिनेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या है, इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया वो जो प्रेशर डिफरेंस है ना, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ा। अब बात वही कि पोटेंशियल डिफरेंस को नापेंगे कैसे, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। तो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं वोल्ट, या आपने पढ़ भी लिया होगा अभी तक क्लास में। अब बात करें तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम फार्मूला देख लें, V = W/Q। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ भी आप समझिए, अगर मुझे V 1 वोल्ट करना है तो W को मुझे 1 जूल करना पड़ेगा, और जो Q है चार्ज को 1 कूलाम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम दोनों को 1 1 ले लेंगे तो 1 जूल पर कूलाम को ही हम 1 वोल्ट कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो कैसे डेफिनेशन बनी, अगर 1 जूल वर्क किया जा रहा है तो देखो 1 वोल्ट की डेफिनेशन समझो। डेफिनेशन आपको आनी चाहिए बनानी, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं।
वो कह रहा है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज को मूव कराने में जितना काम करना पड़ा उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब ये हमें पता ही है V क्या है, V है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिसे वोल्ट में नापेंगे, W है वर्क जिसे जूल में नापेंगे, और Q चार्ज जिसे कूलम्ब में हम नापते हैं। और दूसरी बात आती है, अब भाई पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे हमने अमीटर को पढ़ा कि अमीटर को कैसे यूज करते हैं और अमीटर क्या नापता है, अमीटर करंट नापता है। इसी तरीके से जो आपका इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को नापेगा, प्रेशर डिफरेंस को नापेगा, वो क्या है बच्चों, वो है आपका वोल्ट मीटर। यू नो, वोल्ट मीटर इज मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। जो प्रेशर है उस प्रेशर को नापने के लिए यूज होता है वोल्ट मीटर। अब देखो इसका काम क्या है, इसका काम है करंट का जो प्रेशर आ रहा है उस प्रेशर को नापना है। ठीक है, इसे करंट नहीं चाहिए, इसको इतना करंट चाहिए जिससे बस ये चल जाए। इसीलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई बनाया जाता है, बहुत हाई। उसमें से करंट को हमें पास नहीं कराना है। जैसे देखो एक बाउंड्री है, वाटर का जो प्रेशर है ना, इस बाउंड्री पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जो इस वाटर के प्रेशर को सिर्फ नाप रहा है। इसमें से पानी निकालना नहीं है, अंदर कितना प्रेशर से पानी आ रहा है। जो बांध बनाए जाते हैं बड़े बड़े, वो जो दीवारें हैं, उन दीवारों का काम है उस प्रेशर को रोकना। और वो दीवारें इस तरीके से बनाई जाती हैं कि वो जो हाई प्रेशर है उसे वो रोक पाए। ठीक है, तो उस दीवार का काम क्या हुआ, उस प्रेशर को नापना। ऐसे ही वोल्ट मीटर का काम होता है बच्चों, जो करंट आ रहा है उस करंट का जो प्रेशर आ रहा है, जितनी स्पीड से वो करंट आ रहा है उस स्पीड को नापना, उस प्रेशर को नापना। इसीलिए इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसके अंदर से करंट निकलता नहीं है, ये बस प्रेशर नापता है और वापस बता देता है। ठीक है, इसमें से करंट नहीं यूज होता है। तो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर को हमेशा, अब बात करते हैं इसे जोड़ते कैसे हैं, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं। इसे जोड़ा जाता है बच्चों पैरेलल में। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर को हम कैसे जोड़ते हैं, उसे हम जोड़ते हैं पैरेलल में। वोल्ट मीटर अभी मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ जिससे और क्लियरिटी आ जाएगी। अच्छा, उस वीडियो से पहले जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट कैसे करते हैं। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये याद रखना आप जल्दी से कि पैरेलल में इसको जोड़ा जाएगा बिटवीन 2 कंपोनेंट। सेम फंडा है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव। इससे कनेक्शन भी इजी होता है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत कम होती है। ठीक है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ो, निगेटिव को निगेटिव से जोड़ो। ठीक है, अब इसका रीजन बता रहा है वो क्यों ऐसा करते हैं। वोल्ट मीटर हैज वेरी, देखो ये यहाँ पे ध्यान रखना, इज वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, सो इट ड्रॉ वेरी लिटिल करंट। इसमें से बहुत छोटा करंट पास होता है क्योंकि इसे करंट चाहिए ही नहीं। ठीक है, डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द करंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है करंट का। इसका नाम है, बस इसका काम है प्रेशर को नापना है इसको। तो इस डायग्राम में देखिए, ये करंट यहां से आया और ये देखो करंट यूज किसके लिए हो रहा है, यूज हो रहा है इस बल्ब के लिए। तो ये करंट यहां से इस बल्ब में गया, ठीक है, यूज हुआ। बट इस करंट का जो प्रेशर था, उस प्रेशर को नापने के लिए हमने इसको डायरेक्ट वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया और वोल्ट मीटर ने इसके प्रेशर को नाप के हमें बता दिया। देखो ये करंट यहाँ से निकल के जितना भी था वो वापस का वापस आ गया। ये यूज नहीं करता है करंट को ज़्यादा बच्चों। इसका जो मेन काम था वो इस बल्ब के लिए था, करंट का काम। ठीक है, ये इस तरह से इस कनेक्शन को हमने समझा। अब ये एक और देख लीजिए, एक डायग्राम और है मेरे पास। ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को हमने पैरेलल में जोड़ा है। देखो ये पैरेलल होता है, जैसे करंट आया उसी तरीके से उसमें पहुंचा दिया। मीन्स एंड टू एंड जो भी आपके वायर हैं वो डायरेक्ट किसी इंस्ट्रूमेंट में जुड़ते हैं तो उसे पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। और सीरीज होता है, एक सर्किट का जो एंड पॉइंट है वहाँ से दूसरा स्टार्टिंग हुए। देखो ये जो रेड वायर है, ये रेड वायर इसके अंदर से जा रही है और इसके अंदर से वो डायरेक्ट मोटर में नहीं गई, मोटर से पहले वो इस अमीटर में गई। अमीटर ये देखेगा कि कितना करंट इसमें है, उस करंट को वो बता के और फिर वो आपकी मोटर में गया। ठीक है, ये फर्क है दोनों में। वोल्ट मीटर ने क्या किया, डायरेक्ट उसे नापा, उसे डायरेक्ट जो भी पोल पे से वायर आई थी उसको डायरेक्ट अमीटर में भेजा, पर मोटर में डायरेक्ट नहीं भेजा। मोटर में पहले अमीटर के अंदर भेजा और फिर मोटर के अंदर गया। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अब जल्दी से हम देख लेते हैं वोल्ट मीटर का कि कैसा वोल्ट मीटर होता है और इसे कैसे हमने समझना होता है। ये देखिए बच्चों, ये होता है वोल्ट मीटर। ये प्रेशर को नापता है, जैसे इसमें से करंट पास होता है उसमें कितना प्रेशर है उसको ये नापता है।
ध्यान से देखिए, जैसे ही हम पानी की टोटी को धीरे खोलते हैं तो पानी धीरे धीरे गिरता है, पर जैसे ही हम उस टोटी को तेज खोलते हैं पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। इट मीन्स जैसे ही हम पानी का जो टोटी है उसको पूरा खोल देते हैं, प्रेशर कम और ज़्यादा होता है और करंट ऐसे ही सर्किट में करंट फ्लो करता है। जब हम किसी सर्किट में, जरा ध्यान से देखो, जैसे ही वोल्टेज, ये जो लेफ्ट साइड में है ये वोल्ट मीटर है और राइट साइड में हमारा अमीटर है। इट मीन्स जैसे ही वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं अमीटर में भी रीडिंग चेंज हो रही है इन द सिमिलर वे। बहुत ध्यान से, इसी के बारे में अब हम समझेंगे ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ बिल्कुल यही कहता है, जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हैं सर्किट में करंट भी चेंज होता है। की ऑन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट, और जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती है, ज्यादा हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और अमीटर में भी रीडिंग उसी रेशियो में बढ़ जाती है। जरा ध्यान दीजिए, जैसे जैसे लेफ्ट साइड में रखा अमीटर, वोल्ट मीटर अपनी रीडिंग को बढ़ा रहा है, अमीटर में भी रीडिंग बढ़ रही है। चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसी रेशियो में बढ़ता है, इसीलिए इसका ग्राफ भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन होता है। यही चीज हमें यहाँ पे समझनी है। सिंपल सर्किट को समझिए, वोल्ट मीटर, अमीटर कैसे कनेक्ट हुआ है और कैसे हम जब एक चीज को चेंज करते हैं तो दूसरा चेंज हो रहा है। तो अब समझ, तो बात वीडियो को देख के कुछ तो समझ में आई और अब पूरी क्लियरिटी हम यहाँ पे कर लेते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स ने एक रूल बताया जो हमने अभी वीडियो में देखा। उन्होंने बताया कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बहुत मेन लाइन है, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर करंट जो फ्लो कर रहा है, करंट थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर मतलब वो वायर जिसमें से फ्लो कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों? प्रेशर। मींस किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर पे। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, प्रेशर कम होएगा तो करंट भी कम होएगा। यही ओम्स ने बताया। अब इसको जरा हम अगर समझें तो क्या होता है, जो करंट है I इज प्रोपोर्शनल टू क्या? पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V। अब हम इसको प्रूव करने के लिए हमने लिखा V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब बच्चों आपको पता है प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो V इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया जिसका नाम है R I, या हम कहें V इज इक्वल टू I R। यही बच्चों ओम्स लॉ है, ये एग्जाम में जरूर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या बताया ओम्स ने? एट द, पहले लिखना है एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट ऐसे ही याद करिए। एट द कांस्टेंट टेम्परेचर करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज V? V is the potential difference which in voltage, and I is the current, and R is the resistance of circuit wire in which current is flowing. Okay, in this diagram a ammeter, this is ammeter and this is voltmeter। देखो पैरेलल में जुड़ा हुआ है, अमीटर सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे हमने वोल्ट मीटर की रीडिंग को चेंज किया, अमीटर की रीडिंग भी चेंज हो गई। और जब हमने इसको प्लॉट किया बच्चों ग्राफ पे, तो ग्राफ आता है एक स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि जितना रेशियो में आपका करंट चेंज हो रहा है उसी रेशियो में आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रहा है। ये चीज बहुत ध्यान से हमें समझनी है। ये देखिए, ये वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग को जैसे जैसे चेंज करेंगे इस अमीटर में भी रीडिंग उसी तरीके से चेंज होएगी, और ये हमारा जो ग्राफ है उसी तरीके से बनता चला जाएगा। यही है हमारा ओम्स लॉ, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको ग्राफ पे जब हम बनाते हैं बच्चों, तो ये ग्राफ है, ध्यान रखना एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। कई बार वो पूछ लेता है ग्राफ देके कि इसमें से रेजिस्टेंस निकालो। तो बच्चों हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो R क्या होगा? V अपॉन I। तो आप ग्राफ में से V और I को निकाल लो। यहाँ पे हमें लिखा हुआ मिलता है, ये जो आपका सपोज करो ये I है इस डायरेक्शन में और ये V है इस डायरेक्शन में। तो आप कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज करो हमने ये एक पॉइंट लिया, इसका वैल्यू V, X क्या है इसका I, तो I हुआ इसका 2 और इसका V कितना है? V है 8। तो इसे डिवाइड करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 4 ओम। इसका यूनिट होता है रेजिस्टेंस को नापने का ओम।
ठीक है, रेजिस्टेंस को ओम में नापते हैं और ओम का सिंबल है बच्चों ये ऐसे करके ऐसे हम बना देते हैं, ठीक है, OHM, ओम। ओके, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। जिस सर्किट में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस सर्किट में करंट उतना ही कम होगा। रेजिस्टेंस और करंट में एकदम इनवर्स रिलेशन है। अगर किसी सर्किट में करंट बढ़ रहा है तो उसमें रेजिस्टेंस एकदम कम होएगा, और अगर किसी में रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें करंट कम होगा। ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है रेजिस्टेंस एंड करंट के ऊपर। ठीक है, अगर सर्किट में करंट डबल हो गया तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस डबल हो गया तो करंट हाफ हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा डेरिवेशन है। तो उसके बाद हम बात करते हैं गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या होते हैं बच्चों? वो सब्सटेंस जिसमें से करंट इजीली फ्लो कर जाता है उसे गुड कंडक्टर कहते हैं। सारे जो मेटल हैं वो गुड कंडक्टर हैं। रजिस्टर जो होते हैं उनमें लिमिट होती है करंट को फ्लो करने की, उसमें एक लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करता। इन द अदर वे इंसुलेटर, इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें से करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं करता। ठीक है, मैं एक इसका वीडियो आपको दिखा देता हूँ जिससे ये चीज़ें हमें और क्लियर हो जाएं। कंडक्टर की अगर हम बात करें तो सारे मेटल कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही करंट इनमें हम पास कराते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही करंट को लेके जाते हैं, इसीलिए ये क्या है, गुड कंडक्टर है। देखो जैसे ही करंट लगा ये सारे इलेक्ट्रॉन चलने लगे और आसानी से करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, इन द अदर हैंड जो नॉन मेटल होते हैं जिनको हम इंसुलेटर कहते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो इनमें अगर हम करंट पास करेंगे तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि ये इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो इन्हें हम इंसुलेटर जैसे प्लास्टिक, रबड़, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। जो पोल पे आप देखते हैं करंट फ्लो करता है, ये सब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो मेटल वायर के थ्रू हो रहा है। ये सारे के सारे क्या हैं, गुड कंडक्टर हैं। ये जो पोल पे वायर होती हैं ये आपकी एल्युमिनियम या फिर आयरन या फिर कॉपर, इस तरह की वायर बनाई जाती हैं जिससे करंट इजीली इनमें फ्लो कर लेता है। अब हम बात करते हैं बच्चों ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनसे रेजिस्टेंस अफेक्ट होता है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे इफेक्ट हो सकता है। तो ये हमारे पास बच्चों 3-4 फैक्टर हैं। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 या 3 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहला फैक्टर है बच्चों लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वायर की लेंथ से भी रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है। इसके लिए मैं तुम्हें ऐसे समझाता हूँ, एक वायर है, ठीक है, एक वायर या एक पाइप ले लो। एक पाइप की लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, एक पाइप की लेंथ है 1 मीटर, ठीक है, और रेजिस्टेंस होता है बच्चों रुकावट। ठीक है, हमने इस पाइप में थोड़ा सा पानी डाला, ठीक है, तो वो पानी इस वायर में यहाँ तक आ गया। अब अगर हम, और वो यहाँ से थोड़ा सा निकल भी गया, बट अगर हम इस वायर की लेंथ को बढ़ा के 100 मीटर कर दें, अगर हम इस वायर की लेंथ को बढ़ा के या पाइप की लेंथ को बढ़ा के कितना कर दें, 100 मीटर कर दें, तो बच्चों इसमें जब आप पानी यहाँ से डालोगे तो बहुत सारा पानी तो इस वायर में ही वेस्ट हो जाएगा, और हमें तो आउटपुट चाहिए ना, हमें वाटर चाहिए उधर, तो उधर वाटर निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वायर की लेंथ, पाइप की लेंथ ही इतनी बड़ी हो गई, तो बहुत सारा पानी तो पाइप लाइन में ही रह गया। तो जो पानी है वो क्या है, करंट है। इसे ही समझिए, जब वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बहुत सारा चार्ज तो उस वायर में ही वेस्ट हो जाता है। इसीलिए जब करंट पास ही नहीं हो रहा, करंट निकल ही नहीं रहा दूसरी तरफ को, तो उससे क्या हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो इसीलिए जब हम वायर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो जो कंडक्टिंग वायर है जो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमें समझना है कि जो वायर की लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस ऑफ वायर के, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस चीज को हमने समझ लिया है। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे किसी वायर की मोटाई, ये जैसे वायर है, इस वायर की मोटाई, ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे समझने के लिए ऐसे एग्जांपल लो, एक वायर है, एक पाइप है, एक पतला पाइप है, ठीक है, ये, और एक है मोटा पाइप, ठीक है। अब इन दोनों पाइप से अगर हम पानी को डालें, इसमें से पानी को पास करें, वाटर को पास करें, तो जो पतला पाइप है उसमें से बहुत प्रेशर से पानी पास होगा
और इसमें से इजीली निकलेगा भी नहीं। बट जो मोटी वायर है, जो मोटा पाइप है, उसमें से वाटर बहुत आसानी से फ्लो कर जाएगा क्योंकि उसे पूरा सफिशिएंट क्या मिल रहा है, रास्ता मिल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सर्किट में करंट का भी हाल है। अगर वायर की मोटाई बहुत ज्यादा है तो करंट बहुत इजीली, इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली उसमें से पास हो जाते हैं। बट जब वायर की मोटाई कम होती है, थिन वायर होती है, तब क्या होता है, उसमें से करंट इजीली पास नहीं होता। और अगर हम उसमें जबरदस्ती करंट पास करते हैं तो वायर क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं, जिसे आगे हम पढ़ेंगे। नंबर 3 क्या हुआ बच्चों, नंबर 3 हुआ नेचर ऑफ द मटेरियल। भाई नेचर ऑफ द मटेरियल का मतलब है जो आयरन की वायर है उसमें कंडक्टिविटी कुछ और होगी, जो कॉपर की वायर है उसमें कंडक्टिविटी कुछ और होगी। जैसे ही हम पाइप को ही चेंज कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टिविटी पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, एंड लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर के चेंज करने से वायर के रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है। तो इसे समझने के लिए बच्चों ये बहुत ध्यान से हमें समझना है कि टेम्परेचर ऐसा क्या कर देता है कि वायर का रेजिस्टेंस ही चेंज हो जाता है उससे। तो इसे समझते हैं। सबसे पहले हमने समझ लिया है कि भाई जो लेंथ है वो लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एल। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमने समझ लिया है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इट मींस रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब उस वायर की मोटाई। तीसरा है बच्चों नेचर। नेचर मतलब डिफरेंट वायर और डिफरेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट रेजिस्टेंस। गुड कंडक्टर सच एज कॉपर वायर, सिल्वर वायर, इन सब पर लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, वाइल मटेरियल लाइक नाइक्रोम एंड ये सब क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस होता है। जो लास्ट है हमारा वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फोर मोस्ट कंडक्टिंग रेजिस्टेंस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो इसे ऐसे समझना कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, हम वायर का रेजिस्टेंस मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, देखो ऐसे समझो एक रास्ता है जिस रास्ते से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं या गाड़ियां मूव कर रही हैं, ऐसे समझो इस पे दो वे है, 2 लेन का है और इसमें से गाड़ियां स्पीड से मूव कर रही हैं। ठीक है, जैसे हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो जैसे हम इनकी गाड़ियों के एग्जाम्पल में समझो, जब गाड़ियों की स्पीड बढ़ाएंगे और कहीं अगर टर्न होगा, टर्न होते ही क्या होगा, सेम स्पीड पे गाड़ी आपस में कोलाइड कर जाएंगी और जब ये कोलाइड करेंगी तो रास्ता जाम, जो पीछे से गाड़ी आ रही हैं वो इन्हीं में टक्कर मारेंगी और रास्ता कंटिन्यूसली जाम होता रहेगा, यानी कि कंडक्टिविटी ब्रेक हो गई। अब जैसे ही कंडक्टिविटी ब्रेक हुई तो क्या हुआ, आगे का रास्ता बंद। कंडक्टिविटी ही रेजिस्टेंस को बढ़ा रही है। ठीक है, कंडक्टिविटी है तो रेजिस्टेंस कम है, कंडक्टिविटी नहीं है तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। जैसे गाड़ियों के टक्कर मारने से रेजिस्टेंस मतलब जो उसका रास्ता है वो रुक जाता है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन का हाल है। जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती है तो वो आपस में कोलाइड करने लगते हैं। ठीक है, जब वो कोलाइड करेंगे आपस में तो रास्ता ब्लॉक हो जाएगा और जब रास्ता ब्लॉक हो जाएगा बच्चों तो वो आगे फ्लो ही नहीं करेगा, उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब गुड कंडक्टर जो होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। पर जो पुअर कंडक्टर होते हैं उनमें ऐसा नहीं है। उनमें ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि भाई पुअर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ही बहुत कम होते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अब उसे कितनी स्पीड से ले जाओ तो वो थोड़ा ही ना, वो तो अच्छा ही कंडक्ट हो जाएगा, उसका तो और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, उसकी तो अच्छी कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब इन सब चीज़ों को अगर हम कंबाइन कर दें, जो अभी अभी हमने ये 3-4 समझे हैं कंडक्टर के रेस्पेक्ट में कि भाई आर को और एल को और ए को, इनको अगर हम कंबाइन करें बच्चों तो एक हमारे पास कंक्लूड निकल के आया, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हटाना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। आर वही हमारा रेजिस्टेंस है, एल लेंथ ऑफ वायर है, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इस आर को कांस्टेंट साइन को हटाने के लिए हम एक क्या लगा देते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं। ये है कांस्टेंट रो एल अपॉन ए। ये जो रो है यही है बच्चों इस वायर की रजिस्ट्रिविटी, रो। ठीक है, रो क्या है, वायर की रजिस्ट्रिविटी है। रजिस्ट्रिविटी क्या होती है, रजिस्ट्रिविटी होती है वायर की क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वायर, वायर की
क्वालिटी होती है ये। देखो रजिस्टिविटी एक वायर की क्वालिटी है। कैसे? जैसे एक आयरन है, आयरन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आयरन तो आयरन ही रहेगा ना, चाहे एक छोटा सा पीस ले लो आयरन का या एक बड़ा पीस ले लो, तो आयरन की क्वालिटी जो छोटे पीस में है वही बड़े पीस में है। ठीक है, ऐसे ही मैग्नेट है, मैग्नेट छोटा पीस भी अट्रैक्ट करता है अपने फेवरेबल ऑब्जेक्ट को और बड़ा पीस भी, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स है। ऐसे ही हमारा आयरन है। तो रजिस्टिविटी बच्चों क्या है? ये उनकी क्वालिटी है जो किसी भी मेटल में होती है, जो बाई हिडन है। ठीक है, तो ये क्या है? ये इंटरनल क्वालिटी है। तो ये ना तो उसकी लेंथ पे इफेक्ट करेगी ना उसके एरिया पे। मैंने वही कहा, चाहे छोटा पीस हो चाहे बड़ा पीस हो, वो तो क्वालिटी सेम होगी। तो रजिस्टिविटी क्या हुई? रजिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ये जो हमने एक्सपेरिमेंट अभी किया था, इन सबको जब हमने कंबाइन किया तो इससे हमारे पास एक नया फार्मूला निकल के आया। ये R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये रो क्या है? रो है रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, इस पॉइंट को हमें अच्छे से समझना है। रजिस्टिविटी के बारे में बहुत ध्यान से समझना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। रजिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर। छोटा पीस भी आयरन, बड़ा पीस भी आयरन, इसलिए बता रहा हूं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चाहे छोटा सा टुकड़ा है चाहे बहुत मोटा है, उनमें क्वालिटी सेम रहेंगी, इसलिए इन पर डिपेंड नहीं करता। तो डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। भाई उस चेंज कर दो, आयरन के ऑब्जेक्ट को ही चेंज कर दो तो उसका मटेरियल चेंज हो गया, तो उसकी रजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। और उसका टेम्परेचर चेंज कर दो, टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की स्पीड पे फर्क पड़ता है, इसीलिए बच्चों उनका क्या होता है? रजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। क्योंकि रजिस्टिविटी कहाँ से आई? रजिस्टेंस से आई। रजिस्टेंस के फार्मूले से ही तो रजिस्टिविटी आई। तो जब रजिस्टेंस चेंज होएगा तो रजिस्टिविटी भी चेंज होगी। ठीक है, तो कॉपर वायर, ये सब क्या है? कॉपर, एल्युमिनियम, नाइक्रोम, ये सब हमारे क्या हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट मेटल हैं, तो इनकी रजिस्टिविटी भी डिफरेंट डिफरेंट होगी, बिकॉज डिफरेंट मटेरियल यूज हो रहा है। अब बात करते हैं रजिस्टिविटी को नापेंगे कैसे। तो बच्चों इसको नापने के लिए जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर में उसको नापा जाता है रजिस्टिविटी को। तो ये मेटल की क्या है? क्वालिटी है। अब यहाँ से नेक्स्ट है वाई आर अलॉय यूज फॉर हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट में अलॉय ही क्यों यूज किए जाते हैं? अलॉय वो होते हैं जो कि आपके मेटल और नॉन मेटल से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन बता रहे हैं वो, हीटिंग अप्लायंस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल, ये सब क्या होती हैं? अलॉय की बनती हैं। और इन अलॉय में सबसे मेन है नाइक्रोम। ठीक है, रादर देन प्योर मेटल। प्योर मेटल के नहीं बनाते। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बच्चों, जो अलॉय है, अलॉय हैव मच हायर रजिस्टिविटी, मीन्स रजिस्टेंस। इनका रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, देन प्योर मेटल। रजिस्टेंस ज़्यादा होता है जिससे क्या होते हैं? जल्दी गर्म हो जाते हैं। इसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। ड्यू टू हाई रजिस्टेंस दे प्रोड्यूस मोर हीट। हाई रजिस्टेंस होने की वजह से इनमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ये ऐसा कैसे होता है, इसको भी अभी हम वीडियो में देखेंगे। दूसरी मेन बात है, अलॉय डू नॉट गो अंडरगो ऑक्सीडेशन। हाई रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर के होने पर भी ये बर्न नहीं होता, ये जल के ब्रेक नहीं होता। जैसे बल्ब का फिलामेंट, वो खराब नहीं होता। ठीक है, दे कैन एक्सेप्ट हाई टेम्परेचर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट गेटिंग डैमेज। वो डैमेज भी नहीं होता लंबे समय तक। जो हमारी CFL ट्यूबलाइट हैं, वो LED, वो खराब नहीं होती, क्योंकि उनमें सब में ये हम यूज करते हैं। जो हमारे पहले ज़माने के बल्ब होते थे येलो कलर के, उसमें जो फिलामेंट होता था बच्चों, वो आपका टंग होता था, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जिसलिए वो जल्दी से ब्रेक नहीं होता। तो इसमें यही पूछ रहा है कि वाई नाइक्रोम इज यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट। नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम अलॉय है। ठीक है, तो नाइक्रोम इज यूज फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट बिकॉज, पहला रीजन है इट हैज हाई रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस हाई है, जिसकी वजह से इसकी रेजिस्टिविटी भी हाई है। हाई रेजिस्टेंस से क्या होता है? इट डज नॉट ऑक्सीडाइज। ये ऑक्सीडेशन के कंट्रोल में नहीं होता है और हाई टेम्परेचर पे भी खराब नहीं होता है। ठीक है, और लंबे समय तक ये
चलता रहता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए अब जल्दी से एक हम वीडियो देख लेते हैं, जिससे एक हमें क्लियर हो जाएगा। ये इसमें बल्ब का जो फिलामेंट है, जब इसमें हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं बहुत ही हाई स्पीड के साथ, तो ये इसको गर्म कर देते हैं और इतना हाई टेम्परेचर पर भी ये बर्न नहीं होता है, क्योंकि ये एलॉय, ये टंगस्टन का बना हुआ है। हाई टेम्परेचर पर भी ये खराब नहीं होता है, इसीलिए इसको एलॉय से बनाया जाता है रादर देन प्योर मेटल। तो ये हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। हाई टेम्परेचर पर ये बर्न नहीं होता है और इसमें ग्लो भी करता है। तो अब आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर को दो तरीके से हम जोड़ते हैं बच्चों। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हम दो तरीके से उन्हें जोड़ना सीखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है इसको जरा ध्यान से समझिए। व्हेन टू और मोर रजिस्टर, ये देखो R1 R2 ये सब रजिस्टर हैं। व्हेन टू और मोर रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, मीन्स पहले वाले का जो एंड पॉइंट है वो अगर दूसरे वाले का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाए, इस तरीके से वो जुड़े, पहले का एंड पॉइंट दूसरे का स्टार्टिंग, फिर ये एंड स्टार्टिंग, ये कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सो डैट सेम करंट, मेन ध्यान रखिए क्योंकि सब जुड़े हुए हैं तो सब में से सेम करंट फ्लो करेगी। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या खास बात होती है, सेम करंट थ्रू द ईच रजिस्टर। ठीक है, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब इस बात को समझने के लिए हम जरा देखते हैं कि कैसे ये सीरीज कॉम्बिनेशन वर्क करता है। सीरीज कॉम्बिनेशन को पहले समझ लेते हैं, इस फॉर्मूले को, इस एक्सपेरिमेंट को, और फिर हम इसका एक वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे जोड़ के रजिस्टर को और इसमें एक फार्मूले को ड्राइव कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये हमारा एक डायग्राम है जहाँ पे हमने तीन रजिस्टर, ये R1 R2 और R3, हमने इसको जोड़ा और यहाँ पे हमने करंट और ये वायर लगा दिया है, ये सेल और ये की पॉइंट, और इसको हमने इससे जोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक अमीटर लगा दीजिए। ठीक है, वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं तो ऐसे लगाया जाता है वोल्ट मीटर। ये V हो गया। ठीक है, करंट ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो जैसे हम की को ऑन करेंगे बच्चों, ये ऑन हुआ की, ये इधर से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल अमीटर का, ये नेगेटिव। तो अभी अभी हमने देखा क्योंकि तीनों का रास्ता एक ही है, एंड टू एंड लगे हुए हैं, तो तीनों ही सर्किट से सेम करंट फ्लो कर रहा है। बट तीनों सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट है, वो तो अलग अलग है। अभी इसको वीडियो में देखेंगे क्लियर करके। तो प्रेशर तीनों में अलग अलग है, तो टोटल जो प्रेशर है, जितना प्रेशर यहाँ से वोल्टेज जा रहा है बैटरी से, वही सब वोल्टेज इन तीनों में अलग अलग जा रहा है। तो हम इसमें लिखेंगे जो स्टेटमेंट है कि इन सीरीज, आपको लिखना है इन सीरीज करंट इज सेम, जो ऊपर वो लिखा हुआ था, करंट इज सेम, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पीडी इज डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट इन ईच रजिस्टर, इन ईच रजिस्टर। मेरा राइटिंग थोड़ा सा ऐसा ही है तो मैं इसलिए बोल भी रहा हूं। तो टोटल वोल्टेज होगा ना बच्चों, V, वो क्या होगा दोनों में, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हमारा R1 रजिस्टर, ये हमारा R2 रजिस्टर और ये हमारा R3 रजिस्टर। ठीक है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस V1 जा रहा है, इसमें V2 जा रहा है, इसमें V3 जा रहा है। तो अब अगर हम इसमें ओम्स लॉ लगाएं, ओम्स क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से V हो जाएगा IR इज इक्वल टू V1 कितना हो जाएगा, IR1, I तो सेम है, करंट तो सेम है, प्लस IR2, यहाँ पर प्लस IR3। अब राइट से I को आप कॉमन ले लीजिए, ये हमारे पास आया R1
प्लस R2 और प्लस R3। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई, आई आर। तो बच्चों आई दोनों तरफ से कैंसिल आउट हुआ और यहाँ से हमें एक ये रिजल्ट मिला कि सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल का सम होता है। ये बोर्ड में भी प्रूव करने के लिए आ जाता है, तो आपको ये ऐसे ही इसको प्रूफ कर देना है। बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सा समझने वाला था। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे रजिस्टर को जोड़ा जाता है। इसका एक अगर हम बोलें, इसका अगर हम एक जैसे ये हमारे पास न्यूमेरिकल है कि 3 रजिस्टर है हमारे पास, R1 R2 और ये R3, ये R1 ये R2 और ये R3। अगर हमें सीरीज में जोड़ना है तो हम इनको टोटल कैसे करेंगे, जो R होगा R टोटल वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि तीनों सीरीज में है तो इनको बस नॉर्मली ऐड करेंगे, 2 प्लस 3 और प्लस 5 जो कि हो जाएगा 10 ओम। यूनिट ना भूलें, फिजिक्स में यूनिट के बिना गड़बड़ हो जाएगा। अब वो बता रहे हैं आपसे व्हेन नंबर ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। मेन चीज है सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर से बच्चों सेम करंट फ्लो होएगा, बिकॉज देयर इज ओनली वन पाथ इन द करंट, क्योंकि एक ही रास्ता है। सीरीज में क्या हमने किया था, देखो ये है ना सीरीज, एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, एक ही रास्ता है ना, इसी से जा रहा है सब करंट। तो क्या हुआ, एक रास्ते की वजह से सेम करंट फ्लो होगा। बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस प्रेशर होता है, तो प्रेशर तो अलग अलग होगा क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है। द प्रेशर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर में बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रजिस्टर। अगर ज़्यादा हाई रजिस्टर है तो उसमें से कम करंट फ्लो होगा। ठीक है, कम प्रेशर उससे जाएगा। रजिस्टर विद अ लार्ज रेजिस्टेंस विल हैव लार्ज वोल्टेज ड्रॉप। उसमें से ही सबसे जो जितना बड़ा रजिस्टर उतना ही उसमें क्या होगा, प्रेशर चेंज होगा। अलग अलग प्रेशर तीनों में होगा, बट सम वो बता रहा है कि सम जो होता है ऑल द रजिस्टर इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज। सम V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। द करंट, ये मेन चीजें हमें ध्यान रखनी है, बोर्ड में पूछा जाता है। द करंट इज सेम थ्रू ऑल द रजिस्टर इन सीरीज। वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर में बी डिफर। द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द बैटरी ऑफ द वोल्टेज। जो बैटरी लगाई गई है उसी से टोटल वोल्टेज हमारा आता है। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो मैंने तुम्हें प्रूफ करके दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम एक वीडियो में और देख लेते हैं कि कैसे ये हमें दिखता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर, जिसपे करंट, बिकॉज एक ही रास्ता है करंट का, तो करंट बिल्कुल सेम है हर एक रजिस्टर में, बट पोटेंशियल डिफरेंस चूंकि रजिस्टर अलग अलग वैल्यू के हैं तो इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो एकदम अलग अलग होगा। इनका वोल्टेज अलग अलग है सब में, देखो पहले में 2 वोल्ट है, फिर 4 वोल्ट है, फिर 6 वोल्ट है, क्योंकि इनकी पावर अलग अलग है। जैसे जैसे पावर अलग होती है उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, बट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन सबका सम होगा जो बैटरी। तो जैसा कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को अच्छे से पढ़ लिया है, अब इसके हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सीरीज में हमने देखा कि जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मली सम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमें रजिस्टर को जोड़ना है तो कैसे हम उन्हें जोड़ेंगे, ये ज़रा देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। ये 3 रजिस्टर जुड़े हुए हैं, R1 R2 एंड R3। ये तीनों पैरेलल में है। पैरेलल की कैसे पहचान होती है, पैरेलल में देखो यहाँ से जो वोल्टेज जा रहा है, यानी कि जो बैटरी लगी हुई है, बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जा रहा होगा निकल के, ये डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ से करंट देखो इक्वली तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ये, ठीक है, तीनों में जा रहा है ये, और इसी तरीके से ये तीनों से बाहर आ रहा है। मींस हर एक इंडिविजुअली डायरेक्ट कनेक्ट है एंड पॉइंट से। अगर मैं ए और बी को एंड पॉइंट मानूं तो ए और बी डायरेक्टली कनेक्ट हैं। देखो R1 रजिस्टर ए और बी से डायरेक्टली कनेक्ट है, R2 रजिस्टर ए और बी से डायरेक्टली कनेक्ट है, और R3 रजिस्टर भी ए और बी से डायरेक्टली कनेक्ट है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, when 2 or more रजिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट, देखो यहाँ पे लिखा है
between the same point of a circuit, they are said to be in parallel connection. ठीक है, in parallel combination, काम की बातें जरा ध्यान दीजिए, in parallel combination the potential difference, जो PD होता है potential difference across each register is same, प्रेशर सेम होता है हर एक रजिस्टर में। चूँकि इसका कारण ये है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होने का कारण ये है बच्चों कि यहाँ से जो करंट जाएगा उसका जो प्रेशर होगा वो एकदम फ्री है तीनों ही सर्किट में जाने के लिए, वो सेम प्रेशर से करंट जाएगा यहाँ तीनों में। ठीक है, प्रेशर तीनों में सेम होगा, बट जो करंट की वैल्यू है वो अलग होएगी डिपेंडिंग ऑन द रजिस्टर। रजिस्टर मतलब रुकावट, कोई पाइप छोटा है, कोई पाइप बड़ा है, कोई पतला है, तो पतले पाइप में ज़्यादा प्रेशर होगा, जो मोटा पाइप है उसमें कम प्रेशर होगा, रहेगा तीनों में, जाएगा तीनों में, उसी प्रेशर के हिसाब से क्या होगा, करंट का वैल्यू उसमें फ्लो करेगा। तो उसने बताया जो रजिस्टर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है तीनों ही सर्किट में वो सेम होगा, एंड द इक्वल वोल्टेज इज बैटरी, जो बैटरी से आ रहा है प्रेशर वही प्रेशर हर एक रजिस्टर में जाएगा। द करंट, करंट मतलब जो करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट अमंग द डिफरेंस ब्रांच ऑफ द रजिस्टर आर डिफर। ठीक है, वो क्या होगा, सब में मे बी डिफरेंट, क्योंकि उसका रजिस्टर के वैल्यू पे डिपेंड करता है। बट जो टोटल करंट है, जो टोटल करंट है, टोटल करंट सप्लाई बाय द बैटरी इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांच। हर एक ब्रांच में जो टोटल करंट है उसे अगर जोड़ें तो वो टोटल इक्वल हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि भाई जब हम पैरेलल में कॉम्बिनेशन करते हैं सर्किट का तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, और जो करंट है करंट में भी डिफरेंट। टोटल करंट क्या होती है, ये मेन पॉइंट है, टोटल करंट इज द सम ऑफ करंट इन ऑल द ब्रांचेस, मतलब हर रजिस्टर में जितनी करंट जा रही है उन सबको अगर हम ऐड कर लें तो वो क्या होगा, टोटल करंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो उसमें जो वोल्टेज है हर एक रजिस्टर में उतना ही वोल्टेज है जितना बैटरी से सप्लाई आ रही है। तो ये हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में समझा। अब इसको प्रूफ कैसे करना है उससे पहले इसका एक वीडियो देख लेते हैं और फिर इसको हम प्रूफ करेंगे। अगर हम ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें तो देखिए सोर्स ऑफ जो करंट है वो आ रहा है, उसके बाद वो तीन पैरेलल रजिस्टर जो कि पैरेलल में है, और अगर हम वोल्टेज को देखें तो तीनों ही रजिस्टर में सेम वोल्टेज फ्लो कर रहा है, देखिए 12 वोल्ट। बट जब बैटरीज में करंट हम देख रहे हैं तो करंट तीनों में अलग अलग है। पैरेलल में क्या होता है, करंट वेरी करता है, तीनों में अलग अलग होता है, बट जो प्रेशर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो तीनों में क्या है, सेम है। तो ये सर्किट हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प कर रहा है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और करंट चेंज हो जाता है। तो जिस तरह से प्रेशर जैसे वाटर में फ्लो करता है उसी तरीके से हमारा सर्किट में भी फ्लो करता है, अलग अलग रजिस्टर अलग अलग, उसमें देखिए करंट यहाँ पे एकदम अलग अलग है तीनों ही सर्किट में, क्योंकि वो तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो मेन क्या है, पैरेलल में करंट चेंज होता है, वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, अब इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर लेते हैं कि ये कैसे प्रूफ होता है। जो अगर हम पैरेलल में दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर को अगर जोड़ रहे हैं तो कैसे उसे हम प्रूव करेंगे। तो मेन बात क्या है जो हमें लिखनी है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहली बात पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, ये सिर्फ आपको लिखना है। ठीक है, एंड इक्वल वोल्टेज फ्रॉम द बैटरी, जो बैटरी से वोल्टेज आ रहा है वही हर एक रजिस्टर में आएगा। दूसरा हमने क्या देखा था अभी वीडियो में, करंट, करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, करंट डिवाइड अमंग द डिफरेंट ब्रांच, वो सब में अलग अलग जा रहा है, तो करंट चेंज हो जाता है। एंड जो टोटल करंट है वो क्या होगा, फाइनली लास्ट में उसे हम ऐड करेंगे तो वो सेम ही आएगा जो टोटल सर्किट में है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसका एक डायग्राम बनाते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करते हैं। एग्जाम में जरूर आता है बच्चों ये। तो ये हमारा एक पैरेलल सर्किट जिसमें एक रजिस्टर ये और दूसरा रजिस्टर फिर ये और एक तीसरा, ये थोड़ा सा डायग्राम अच्छा बनाना चाहिए हमें, ये और ये, उसके बाद बैटरी लगा देते हैं। ये हमने सर्किट बनाया, ये प्लस माइनस, ठीक है, ये हमने बैटरी लगाई और ये हमने इसको जोड़ दिया।
यहाँ पे एक की लगा दो और करंट प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है। तो ये हमारा करंट, जब इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं ना, ए पॉइंट पे आके करंट तीनों ब्रांच में जाएगा। देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तीनों में प्रेशर तीनों में सेम रहेगा, तो जो वोल्टेज है वो तीनों में सेम है, बट जो करंट है वो तीनों में अलग अलग हो रहा है, क्योंकि जो रजिस्टर है उनका साइज अलग अलग है। ये R1 रजिस्टर, ये R2 रजिस्टर और ये R3 रजिस्टर। तो हमने जो मेन स्टेटमेंट लिखा है, मैंने जो अंडरलाइन किया है, बाद में आपको ये लिखना है टोटल करंट क्या है, वो इक्वल है टू द सम ऑफ करंट। तो टोटल करंट की अगर हम बात करें तो I इज इक्वल टू, I क्या हुआ, I हुआ I1 पहले सर्किट में, पहले रजिस्टर में जो करंट है, प्लस I2 फिर दूसरे रजिस्टर में जो करंट है, और फिर I3 जो कि तीसरे रजिस्टर में करंट है। अब हम इसमें अगर ओम्स लॉ लगाएं बच्चों, तो ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR। यहाँ से I क्या होता है, I होता है V अपॉन R, ठीक है, क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है उसी को निकालेंगे। अब यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं हम, देयरफॉर I, पहला I है ना, तो ये हो जाएगा V अपॉन R इज इक्वल टू, I1 क्या होगा, वोल्टेज सेम है, V अपॉन R1, फिर I2 के लिए V अपॉन R2 सिंपल, और I3 के लिए V अपॉन R3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब ध्यान से देखो, ऊपर क्या करते हैं, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, V कॉमन है राइट साइड में, तो हमने क्या किया, राइट साइड से V को कॉमन ले लिया, तो हमें मिला 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, और लेफ्ट में V अपॉन R चल ही रहा है। तो आप ध्यान से देखो, ये V से V तो कट जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट। जब दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर पैरेलल में जुड़े हुए हों, तो उनमें जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो उनके रेसिप्रोकल करके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। और जैसे एक काम की बात समझना, जो रेजिस्टेंस है ये, जैसे R1, अगर R1 आपका 5 है ओम में, R2 आपका 6 ओम है, ठीक है, और जो R3 है, R3 अगर आपका 2 ओम है, ठीक है, तो इन सबका जब हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे ना पैरेलल में, तो वो इंडिविजुअल से भी कम आएगा। मतलब पैरेलल में क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। देखो अगर हम इसे तीनों में ऐड करें तो ये इंडिविजुअल से भी कम आएगा। कैसे, देखो 1 अपॉन, सबको ऐड करने के लिए 1 अपॉन वाला फार्मूला लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो 1 अपॉन R होगा, जो रिजल्टेंट होगा, वो 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 6 और प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसमें ऐसा करते हैं, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसे 10 कर लेते हैं, जिससे इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, थोड़ी समझने में आसान हो जाएगा। 10 हो गया, तो इनका एलसीएम 10 है, ठीक है, 10 एलसीएम हुआ, तो ये हुआ 2 प्लस 1 प्लस 5, 5 टू जा 10, तो इनको 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8, 8/10, और 8/10 क्या होता है बच्चों, 8/10 होता है 4/5, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 4/5, क्या, 1 अपॉन R। अब R को निकालेंगे तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो R कितना आएगा, R आएगा 5/4, ठीक है, तो इसका जो डिवाइड करेंगे तो 1.25 ओम। देखो इंडिविजुअल से भी कम आया, पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम आता है, ये ध्यान रखना। और सीरीज में क्या होता है, इंडिविजुअल से ज़्यादा आता है टोटल जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये हमने इसका कॉम्बिनेशन पढ़ा, दो फार्मूले सीरीज में और पैरेलल में। अब बात करते हैं हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हमारे घर में करंट फ्लो करता है, पावर आता है, उसमें दो तरह से हम कनेक्शन करते हैं, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। सीरीज के डिसएडवांटेज होते हैं, जो घर में झालर वगैरह लगाते हैं हम, जब दिवाली आती है तो जो डेकोरेशन वाली झालर होती है उन्हीं से रिलेटेड हम समझेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट। देखो वो जो सारी झालर होती हैं बच्चों, उन सब के लिए एक ही स्विच होता है, सारी एक साथ काम करती हैं, तो उसी के हिसाब से समझिए, इफ़ वन अप्लायंस गेट डैमेज, अगर एक बल्ब खराब हो जाए और स्विच ऑफ,
या हम स्विच ऑफ कर दें तो क्या होगा, होल सर्किट ब्रेक, उस पूरे सर्किट में करंट नहीं जाएगा और पूरा स्टॉप वर्किंग। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। दूसरा, क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में क्या होता है, सेम करंट फ्लो थ्रू ऑल द अप्लायंस, सारे अप्लायंस में सेम करंट जाता है। ठीक है, दे कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली वर्क ही नहीं करेंगे क्योंकि सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। दूसरा, वोल्टेज प्रेशर तो डिवाइड हो गया, सीरीज में प्रेशर सेम होता ही नहीं है, तो कोई कम जलेगा कोई ज़्यादा जलेगा। द अप्लायंस गेट सो दे मे नॉट रिसीव देयर रिक्वायर्ड वोल्टेज, किसी को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए किसी को कम चाहिए, तो पर जब सब में सेम ही वो जा रहा है, डिफरेंट सेम करंट जा रहा है, ठीक है, तो वोल्टेज सब में अलग अलग है, तो वो उस हिसाब से काम ही नहीं करता है। दूसरा, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्विच ऑन और ऑफ इंडिविजुअल अप्लायंस, हम किसी एक पर्टिकुलर को नहीं चला सकते सीरीज़ में, चलेंगे तो सारे चलेंगे, नहीं तो सब रुक जाएंगे। अब इसी के अपोजिट में पैरेलल में एडवांटेज है, जो हमारे घर में याद रखना, जो हमारे घर में कनेक्शन होता है, जो हमारे घर में पावर आती है, वो पैरेलल सर्किट होता है, सीरीज नहीं होता है। कैसे, देखो सबको इक्वल वोल्टेज मिलता है, 220 वोल्ट हमारे इंडिया में आता है, ये घर में सप्लाई होती है। सबसे बड़ी बात, सबका अलग अलग क्या है, स्विच है, पंखे का अलग है, बल्ब का अलग है, तो आपको पंखा चलाना है पंखा चलाइए, बल्ब चलाना है तो बल्ब चलाइए। इफ़ वन अप्लायंस फॉल, अगर एक काम करना बंद कर जाए तो उससे बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दे वर्क नॉर्मली। ईच अप्लायंस कैन ओपन और इंडिपेंडेंटली, उनका सबका स्विच अलग अलग होता है। ठीक है, अप्लायंस ड्रॉ करंट, दे नीड सेम वर्क एफिशिएंटली, सबका प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, प्रेशर सब में सेम होता है, जिसको जितना चाहिए उतना वो ले लेता है। तो ये हमने, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है इसलिए इसे डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, पावर देखो हम बात करें अगर नॉर्मल लैंग्वेज में, तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कोई कितने समय में कितना काम कर सकता है, ये उसकी पावर है। ठीक है, कोई 1 घंटे में 1 किलोमीटर भाग रहा है, कोई 1 घंटे में 10 किलोमीटर भाग रहा है, तो 10 किलोमीटर वाले की पावर ज़्यादा हुई, तो क्या हुआ, पावर क्या है, काम को करने की कैपेबिलिटी, रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पावर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है, और एन इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना काम कर सकता है कोई अप्लायंस, वो उसकी पावर है। तो पावर के लिए फार्मूला है P इज इक्वल टू W/T, P पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, W क्या है, वर्क डन, और T है टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं इसका SI यूनिट का। SI यूनिट कैसे बना, देखो वर्क का यूनिट होता है जूल, तो वर्क का यूनिट होता है जूल, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ठीक है, तो जूल पर सेकंड को ही वाट कहते हैं। पावर का ऐसा यूनिट है बच्चों वाट। ठीक है, अब वही सेम बात, अगर हमें 1 वाट की डेफिनेशन लिखनी है, अगर हमें 1 वाट की डेफिनेशन लिखनी है तो W को करो 1 जूल, 1 जूल, और टाइम को करो 1 सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड को ही 1 वाट कहते हैं, यानी कि कोई अप्लायंस 1 जूल एनर्जी अगर 1 सेकेंड में कंज्यूम कर रहा है तो उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर है 1 वाट। तो 1 वाट पावर को कैसे डिफाइन किया, ये डेफिनेशन आ जाती है, 1 वाट ऑफ द पावर ऑफ अ डिवाइस डेट डन 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। अगर 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में हो रहा है तो उसकी पावर 1 जूल पर सेकेंड के हिसाब से हुई 1 वाट। ठीक है, तो ये जो 1 जूल पर सेकेंड है ये बहुत छोटी यूनिट है बच्चों, इसकी बड़ी बड़ी यूनिट भी है, लार्ज यूनिट किलोवाट, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है मीटर का वो किलोवाट आर में आता है। 1 किलोवाट का मतलब होगा 1000, सिंपल वही फंडा है, 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट। ठीक है, तो ये इसका समझ में आया आपको, एक्चुअली पावर का मतलब, जैसे हमारी जो एलईडी बल्ब होते हैं उन पे 9 वाट लिखा होता है, 9 वाट, इसका ये मतलब है जब हम इसे ऑपरेट करेंगे तो ये 9 जूल पर सेकेंड की रेट से एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, ये बहुत ही छोटी यूनिट है, तो इस एनर्जी को अगर आप 1 महीने तक भी चलाओगे लगातार तो भी लगभग 1 यूनिट बिल बनाएगा ये। तो ये एनर्जी का मेजरमेंट तरीका है। आगे चलते हैं, अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये कुछ अप्लायंस जिनके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि जिनकी पावर कितनी होती है। देखो ट्यूबलाइट बल्ब, जो बड़ी ट्यूबलाइट होती है उसकी पावर होती है 40 वाट और ये इतना करंट लेती है। इलेक्ट्रिक बल्ब लैंप ये 60 वाट, रेडियो सेट का 80 वाट होता है।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फैन 100 वाट, और जो टीवी है हमारे घर में वो 120 वाट, अब तो और भी अच्छे वाले आ गए हैं जो कम लेते हैं पावर। रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज, उसका 150 वाट, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन, ज़रा ध्यान दो, ये 750 वाट। देखो कहाँ तो 40 वाट और कहाँ 750 वाट। इलेक्ट्रिकल हीटर, जो रूम हीटर हम लगाते हैं, वो 1000 वाट। इसमें और भी हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह वो 2000 वाट की होती हैं, 3000 वाट की होती हैं। और जो एसी होता है बच्चों, वो आपका 4000 वाट का होता है जो एसी होता है, इसीलिए बिल ज़्यादा आता है, 4000 वाट, ठीक है। ये 4000 वाट का होता है, तो इनसे इसीलिए बिल बहुत ज़्यादा बनता है, ये एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। अब बात करते हैं जो हम बिल देते हैं उसका कैसे मेज़रमेंट होता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ, कमर्शियल मतलब जिससे पैसा कमाया जाए, जिस एक्टिविटी को करके पैसा कमाया जाए, वो कमर्शियल एक्टिविटी में आती हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, हमारे घर में जो मीटर लगा हुआ है वो कैसे नापता है इस चीज़ को, ये हम समझते हैं। तो कमर्शियल यूनिट सबसे पहले समझ लो, किलोवाट आवर को ही हम क्या कहते हैं, किलोवाट आवर ही हमारा क्या है, यूनिट। एक यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर यानी कि यूनिट, इसे हम यूनिट कहते हैं। बिल आता है ना घर में कि 10 यूनिट आया, 50 यूनिट आया, 100 यूनिट आया, तो वो उतने किलोवाट आवर है। अब ये कैसे डिफाइन करते हैं कि 1 किलोवाट आवर एक्चुअली होता कितना है। तो 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे समझना। 1 किलोवाट आवर का मतलब है 1 kWh इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, एक ऐसा अप्लायंस जिसकी पावर कितनी है 1 किलोवाट आवर यानी कि 1000 वाट, जो अभी मैंने तुम्हें ऊपर दिखाया था। एक ऐसा अप्लायंस जिसकी पावर है 1000 वाट यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर, रूम हीटर ले लिया हमने। एक रूम हीटर को हमने चलाया, 1000 वाट उसकी पावर है, और कितनी देर के लिए चलाया, 1 आवर के लिए। एक रूम हीटर 1 घंटा लगातार अगर चले तो वो 1 यूनिट बिजली का बिल बनाता है। कितना बनाता है, 1 यूनिट बिजली का बिल, और उसी को 1 किलोवाट आवर कहते हैं। बात समझ में आई। तो 1000 वाट का इंस्ट्रूमेंट, 1 किलोवाट का इंस्ट्रूमेंट अगर 1 घंटे तक चलता है तो उससे जो बिल बनेगा वो होगा 1 यूनिट। तो अब आप सोचो, जो 40 वाट की एलईडी हैं, 9 वाट की एलईडी हैं, वो 1000 वाट होने में और 1 घंटा चलाने में उनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक की ज़रूरत है, तो इसलिए वो बहुत छोटी अमाउंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हुई, उसकी पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। तो अब हम 1 किलोवाट आवर को अगर कन्वर्ट करें 1 किलोवाट आवर, तो ये होता है बच्चों, देखो 1 किलोवाट आवर, 1 किलो का मतलब 1000 इनटू 1 घंटा, 1 घंटे को अगर सेकंड में चेंज करें तो ये होता है 3600, क्योंकि जूल में चेंज करने के लिए आ जाता है एग्जाम में ये। अब इसे जब हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यूज में आने वाला क्वेश्चन है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर प्लस 6 जूल एनर्जी होती है। अब ये डायग्राम आपके घर में, ये मीटर होता है, इसका ये कैसे रीडिंग को नापता है ये हम सबको पता ही है। तो इसका एक वीडियो भी हम देख लेंगे कि कैसे रीडिंग को नापा जाता है इसमें। नेक्स्ट है इसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या इससे पहले हम जल्दी से देख ही लेते हैं इसका एक वीडियो, ये कैसे रीडिंग को नापता है। देखिए ये है इलेक्ट्रिक मीटर जो हमारे सबके घर में लगा होता है। इसमें kWh किलोवाट आवर में ये मेज़र करता है, और ये जो 605 ये यूनिट है जो बिल आ रहा है, ऐसा होता है मीटर, और ये नापता है इसको इस तरीके से। तो अब हम आ गए फाइनली इसके लास्ट टॉपिक पे, जो कि है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो करंट को अगर आप एसी में डालोगे तो वो ठंडा करेगा, हीटर में डालोगे तो गर्म करेगा, फैन में डालोगे उसे चला देगा। इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट दिखाती है। उसी में से एक इफेक्ट हमारे इस सिलेबस में है जो कि है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मींस अगर करंट को किसी ऐसे वायर से पास कराया जाए जिसका रेजिस्टेंस हाई है, हाई रेजिस्टेंस का मतलब उसमें से करंट इजीली पास नहीं हो रहा है, तो वो अपना इफेक्ट दिखाती है। तो ये जो इफेक्ट है वो जूल्स ने इसको ऑब्जर्व किया और उसके ऊपर एक रूल दिया है जिसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या है ये डेफिनेशन, ऐसे याद रखना, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट
When an electric current pass through a high resistance wire, main thing is high resistance wire, नॉर्मल वायर की बात नहीं हो रही है. आप वायर में भी कौन सी वायर, सच एज नाइक्रोम वायर, ठीक है, या टंगस्टन वायर. देन वायर बिकम हॉट, उससे क्या होता है, जब हाई रेजिस्टेंस वायर से करंट पास होता है, इट्स बिकम हॉट, वो गर्म हो जाती है, और जब वो गर्म हो जाती है तो प्रोड्यूस हीट, वो हीट प्रोड्यूस करने लगती है. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ठीक है, यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. बात समझ में आई? व्हेन current is passes through high resistance wire like nichrome wire, then wire become hot and produce heat. यही है Joule's law of heating. ठीक है, अब इस रूल के अकॉर्डिंग हीट कैसे प्रोड्यूस होती है उसे समझ लेते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट. जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के और उसके भी स्क्वायर के. हीट जो प्रोड्यूस हो रही है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर. हीट इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. मीन्स ये जो तीनों हैं हमारे, जो हीट है H, वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के, और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के. हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के. मीन्स बच्चों, अगर आप करंट को बढ़ाओगे तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, वायर के रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होएगी. अगर टाइम को बढ़ाओगे, रूम हीटर को 1 घंटा चलाओ, फिर 2 घंटे चलाओ, तो 2 घंटे में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा ना. तो वो इसीलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इन सारे प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम जोड़ दें तो H इज़ प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT. यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया जाता है जिसकी वैल्यू 1 है, इसीलिए उसको सिर्फ I स्क्वायर RT रखा गया है. ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. ठीक है, इसमें H क्या है, हीट प्रोड्यूस, ये हमें पता होना चाहिए. H इज हीट प्रोड्यूस, I इज करंट, R रेजिस्टेंस, T टाइम. इनकी यूनिट भी जूल्स में लेना है, और ये एमीटर एम्पियर में, और ये ओम्स में, और ये सेकेंड में. ठीक है, नेक्स्ट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, वाई डज नाइक्रोम वायर. देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में. वो कह रहा है वाई डज नाइक्रोम वायर, वाई डज द नाइक्रोम वायर बिकम हॉट बट द कनेक्टिंग वायर डज नॉट हॉट. जो कनेक्टिंग वायर, जब हम रूम हीटर चलाते हैं तो वो जो रेड दिखता है हमें पार्ट, वो एक नाइक्रोम वायर है, तो रेड हॉट होती है. पर जो प्लग लगा हुआ है, वो जो वायर जिससे करंट जा रहा है, वो तो हीट नहीं होती है, वो तो नहीं जलती है. इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, व्हेन करंट इज पासेस थ्रू हाई रेजिस्टेंस वायर सच एज नाइक्रोम वायर. तो वो जो नाइक्रोम वायर है उसका रेजिस्टेंस हाई है. तो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है, large amount of heat is produced because heat produced is directly proportional to resistance. उस रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. देखो रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है बच्चों, करंट उसमें इजीली फ्लो नहीं होगा, और जब करंट इजीली फ्लो नहीं होगा तो पीछे से प्रेशर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना पड़ता है. पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ता है तो उस केस में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन आपस में रब करने लगते हैं. आप ऐसा करो, अपने हाथ को ऐसे पकड़ो और इसे ऐसे दबा के, मतलब आपको इसे बहुत तेज पुश करना है. तो इस पुश करने से क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाया, और प्रेशर बढ़ाने से जब आप इसको ऐसे रब करोगे तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा. तो यही सेम काम उसमें होता है. इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो नहीं करते हैं, फिर प्रेशर बढ़ाते हैं हाई रेजिस्टेंस की वजह से, जिससे वो गर्म हो जाता है, ग्लो करने लगता है. ठीक है, तो कनेक्टिंग वायर जो हैं उनका रेजिस्टेंस इतना हाई नहीं होता है, लाइक कॉपर वायर हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, उनका रेजिस्टेंस ही कम होता है. तो जब रेजिस्टेंस कम है तो उनमें आसानी से करंट पास हो जाता है, और जब करंट आसानी से पास हो जाएगा तो वो हीट को प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो इसलिए वो ग्लो नहीं करता है. इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेरे पास वो वीडियो है, उसको जल्दी से हम देख लेते हैं, और ये फिर हमारा चैप्टर भी आई थिंक एकदम कंप्लीट हो गया. देखो हर चीज़ को मैंने कोशिश की है आपको सारे एनिमेटेड वीडियो दिखाए हैं जिससे ज़्यादा क्लियरिटी आपको होनी चाहिए. तो मैं आपको इसका एक वीडियो दिखा रहा हूँ जिससे बहुत ही आसानी से हमें समझ में आएगा. तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे बच्चों तो अब इसमें मुझे आप कमेंट करके और आगे इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो ज़रा ध्यान से देखो, ये एक हाई रेजिस्टेंस वायर, जब इसमें से करंट पास होगा, ये देखो ये कितना गर्म हो रहा है, बिकम हॉट. हाई स्पीड से जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं ना तो वो उसको हीटअप कर देते हैं, उसमें से हीट प्रोड्यूस होने लगती है. ये देखो ये कितना हाई स्पीड से
इसमें से हीट निकल रही है। और इससे भी एक ज़बरदस्त जो वीडियो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें ये देखो, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है, ये देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है फास्ट। और ये जो वायर है, दिस इज नाइक्रोम वायर, जब इसमें से करंट हाई स्पीड से निकलता है, जो कि हाई रेजिस्टेंस है, तो आसानी से करंट निकलेगा नहीं, तो पुश करना पड़ता है, प्रेशर लगा के। ये देखो बिकम हॉट एंड ये देखो प्रोड्यूस हीट। ये सब आपने देखा है रूम हीटर, इसके अंदर कैसे होता है फिनोमिना। ये देखिए इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई स्पीड से, ये देखो कितना हाई स्पीड से पुश करना पड़ता है। जब इलेक्ट्रॉन इतना हाई स्पीड से पुश होते हैं तो ये इस तरह से हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के ऊपर बेस्ड था बच्चों। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर